हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जो कि ये पानी के प्रयोग। अब इसमें क्या दिया है कि कोई चीज़ कैसे डूबती है और कैसे तैरती है, इसी को हमें जानना है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक आयशा नाम की बच्ची है, वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो पूरी तलती हैं और वो खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है और देखती है कि पूरी तल रही हैं। तो जब से उसकी मम्मी पूरी को डालती हैं तो वो डूब जाती है, और जब वो पूरी फूल जाती है, ज़्यादा जगह घेर लेती है, तो वो तैर करके ऊपर आ जाती है। तो बस यही उसे जानना है कि वो क्यों डूब जाती है पहले और क्यों बाद में तैर करके ऊपर चली जाती है। तो बस इसमें यही है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा जगह घेरती है, उसका घनत्व यदि कम होता है पानी के घनत्व से, तो वो ऊपर तैरती है। उसके बाद क्या दिया है कि सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा पूरी फूली हुई पूरी पानी में से भरे बर्तन में रखती तो क्या वह तैरती या डूबती? स्टील की प्लेट तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच? तो आप ही बताओ कि यदि कोई चीज़ भारी होगी तो वो डूब जाएगी, यदि कोई चीज़ ऐसी है जो वो अपने वज़न की जितनी पानी को नहीं हटाती है तो वो डूब जाती है। अब इसमें हम आर्किमिडीज के सिद्धांत वगैरह को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बस ऊपर ही ऊपर इस चीज़ को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है कि स्टील की प्लेट पानी में डूबेगी या तैरेगी, और चम्मच का क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, और उनके आंसर्स को बस हमें जानना है कि वो क्या इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि कोई चीज़ भारी है तो वो डूब जाती है और कोई हल्की है तो वो तैरती है, बस। अब क्या है कि शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी। जब साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पर साबुन जो टिकिया है वो साबुनदानी में यदि रखा जाता है तब वो तैरती है, और ऐसे अगर साबुन को वो छोड़ देती है तो वो डूब जाती है। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। तो यहाँ पे एक कविता है जो किसने लिखा है? शिशिर शोभन अष्टाना, चकमक, दिसंबर 1985। देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा डूबी। तो इस सुई को बच्चे ने तैराना चाहा लेकिन वो डूब गई। पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी? लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो अब देखो, यहाँ तक तो बच्चों को मन में ये कॉन्सेप्ट था कि कोई चीज़ अगर हल्की है तो वो तैरती है, और कोई चीज़ भारी है तो वो डूब जाती है। यहाँ पे इतना भारी भरकम जहाज है लेकिन वो तो तैरता है। अब इसमें दिया है कि देखो करके देखो के बारे में दिया है कि क्या दिया है, क्या बच्चों से हमें एक्टिविटी करानी है। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए कि पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकन को पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरो। तो ये रहा, एक ऐसी तालिका बनवा लेनी है बच्चों से, और या फिर आप बोर्ड पे बना सकते हैं ऐसी तालिका और बच्चों से एक्टिविटी ग्रुप में करवा सकते हैं, और उसके बाद से आप टिक लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़, पहले बच्चे क्या सोचते थे, पहले हम उस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद जब प्रयोग करेंगे तब हम जानेंगे कि क्या होता है, क्या कोई चीज़ डूबती है या तैरती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद अपने साथी के समूह से भी पता करो कि क्या तैरा क्या डूबा, लिख कर पूरा करो। तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान जैसा दिया हुआ है कि जैसे दिया है कि लोहे की किल पानी में। अब बच्चे क्या सोचते हैं, डूब गई या तैरी, जबकि कटोरी क्या हुआ, डूब गई या तैरी। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ क्योंकि। अब बच्चों को क्या लगता है वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो जो लोहे की किल है वो पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैरने लगी। अब मुझे लगता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि
अब जो लोहे की कील है वो जगह कम घेरती है और जो पानी की कटोरी है वो जगह ज़्यादा घेरती है। लोहे की कील जो है वो अपने भार के अनुसार पानी को बाहर नहीं निकालती है और वही जो कटोरी है अपने भार के अनुसार पानी को बाहर निकाल लेती है। ये है आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो कि आपको क्लास 6 से 10 तक का पेपर नंबर 2 है उसमें अगर पढ़ना होगा साइंस, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ये ईवीएस है जिसमें पर्यावरण, हमारे आसपास की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही बस हैं। तो ये सीटेट में इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा, उसमें सिर्फ ऊपर की चीज़ें ही पूछी जाएंगी। यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक की खाली बोतल, ये सारी चीज़ें बस दी हुई हैं। बच्चों को एक्टिविटी करवा के हम देख सकते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन को हम समझ सकते हैं पेडागॉजी के पॉइंट से, कि बच्चों पर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। बच्चे जो बातें अपनी रखेंगे उनको हमें एक्सेप्ट करना है। अब ये क्या है कि यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा कि अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया नमक। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे हैं। तो बच्चों को हम ये कहानियाँ बताकर कि आयशा देखो क्या कर रही है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसा करती है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं आयशा के साथ। तो नमक अब उसने ज़्यादा डाल दिया पानी में, अब वो जो अंडे हैं वो तैरने लगे उस पर। तो इसके पॉइंट से हम यहाँ पर बच्चों को मृत सागर के बारे में बता सकते हैं और ये मृत सागर जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? क्या तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि तो नमक इसमें ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से जो है वो अंडा जो है वो ऊपर तैरने लग रहा है। ऐसे ही अगर नमक ज़्यादा हो जाता है पानी में तो क्या उसके ऊपर नींबू तैरता है? ऐसा हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। आयशा की कहानी को बताएंगे, फिर ये एक्टिविटी कराएंगे, फिर बच्चों को ये भी बताएंगे कि मृत सागर होता है, क्या होता है मृत सागर में। तो वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो इससे बच्चों का जनरल नॉलेज भी पड़ेगा कि जो सबसे अधिक नमकीन सागर है दुनिया का वो क्या है, मृत सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? तो क्या है इसमें कि मृत सागर में क्या होता है, इसमें इस दुनिया के सभी सागरों में तो नमक होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक नमक होता है। इतना अधिक नमकीन होता है कि बच्चों से हमने प्रैक्टिकल भी करवाया था नींबू वाला, कि कैसे हमने ढेर सारा नमक वाला पानी बना लिया था और नींबू उसमें तैरने लगी थी। और ये देखो आराम से यहाँ पे ये बच्चा लेटा हुआ है मृत सागर में, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आराम से इस पर वो तैर रहा है। अब क्या है, क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद अब उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार से हो आऊँ, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? अब यहाँ पे क्या है, शिक्षक संकेत दिया है। अब यहाँ पे हामिद को जल्दी से पानी में शक्कर घोलने के लिए क्या क्या सुझाव अपनाया जाएगा, कि वही कि मतलब पानी को उबाल लेगा तो वो जल्दी घुलने लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। शिक्षक संकेत, इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है को हम स्वीकार करेंगे। उसके बाद क्या है, करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठा करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो, कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो
उससे तालिका में लिखो। तो इसमें क्या है कि हमें नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर और 1 चम्मच दूध और तेल, ये सारी चीज़ें लेनी है। और घुला या नहीं घुला, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है बच्चों से एक्टिविटी करा के। उसके बाद है बताओ। ये भी कुछ प्रश्न है जो बच्चों से हमें पूछने हैं एक्टिविटी के दौरान, या एक्टिविटी जो करवाया गया उसमें से जो प्रश्न उठेंगे। क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों? ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में हैं और इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे दिया है शिक्षक संकेत। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते हैं। वैसे भी इन शब्दों की जहाँ ज़रूरत नहीं है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरें। मतलब कि बच्चे अपने अवलोकन के हिसाब से जो भी उन्होंने देखा, जो भी ऑब्ज़र्व किया, बस वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से उन्हें दूसरों का नकल करना है या फिर कुछ अलग से लिखना है। जो ऑब्ज़र्व किया, जो कुछ भी देखा, बस उसे वो अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं, क्यों? यही पूछा गया है कि हमें क्या लगता है कि, यानी बच्चों से हम पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि तेल जो है वो पानी में घुला है या नहीं, क्यों ऐसा होता है। तो हम डायरेक्ट बच्चों से एक्टिविटी करा लेंगे, पानी ले लेंगे और तेल ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो मैं बता दूं कि जो तेल है वो पानी में नहीं तैरता है, मतलब डूबता नहीं है, उसमें घुलता नहीं है और उसके ऊपर ही वो रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तेल है उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। यही इसका एक रीज़न है। अब देखते हैं कि बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंद तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेज़ी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, ऐसा क्यों हुआ। तो ये प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पानी की बूंद है वो सबसे आगे निकल जाती है, उसके बाद तेल और किस चीज़ की बूंद है, शक्कर के घोल की बूंद है, वो उसके पीछे रह जाती है। तो पानी की बूंद इसलिए आगे निकल जाती है क्योंकि वो इनके बूंदों से ज़्यादा हल्की होती है, तेल और शक्कर की बूंद से। पानी कहाँ गया? अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक दिन आयशा की अम्मी जो है वो चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पर रख कर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी पानी कहाँ गया होगा। सोचो चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा। क्या ये पाठ 4 में दिया गया है, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू। इससे चिन्ना बाबू, इससे ये भी पता चलता है कि बच्चों को क्या वो पाठ याद है, मतलब याद है या फिर उसकी कोई मेमोरी उनके दिमाग में है। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने क्या समझा था उस पाठ से। तो फिर यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि बाकी पानी जो है वो वाष्प की तरह भाप बन करके उड़ गया। अब यहाँ पे वाष्पीकरण, इतना हम ये बच्चों को तो नहीं समझाने जाएंगे वाष्पीकरण जैसा पॉइंट, बस ये बता देंगे बच्चों से कि वो भाप बन के उड़ गया। बच्चों को भाप तो दिखता ही होगा, जैसे कि हम उन्हें बताएंगे कि जो अगर कोई चीज़ गर्म है या सब्ज़ी बन रही है तो उसके ऊपर भाप होता है, आपने देखा होगा। ऐसे करके हम उन्हें बता सकते हैं। और चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू वाले चैप्टर में क्या था, आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा जाता है। तो आम पापड़ के अंदर का जो मतलब जो आम होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो धूप में रखने पर पानी जो भाप बन के उड़ जाता है और ये पापड़ की तरह सूखा सूखा ये बन जाता है। अब ये है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखी जाती हैं। तो अचार बनाने के लिए बच्चों से पूछेंगे हम कि आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मियों के दिन में बनाई जाती हैं और उन्हें धूप में रख कर के बनाया जाता है। तो अचार होगा या फिर कोई चीज़ है, कोई सब्ज़ी है, तो उसे हम आगे स्टोर करने के लिए भी हम उसके अंदर का पानी सुखा देते हैं धूप में रख के, ताकि हम यदि उसका मौसम ख़त्म हो जाए तो भी हम उसे बना सकें। जैसे गोभी है उसको भी, और यही पापड़ है उसके लिए भी, चिप्स है उसको भी हम धूप में रख कर के बनाते हैं।
अब क्या है यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। 1930 की, कब की? 1930 की, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उससे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिल कर के अहमदाबाद में दांडी के समुद्र तक, अहमदाबाद से लेके कहाँ तक? दांडी के समुद्र तक, समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक की ढेर वहीं रह जाती है। तो क्यारी, छोटी छोटी क्यारी बना दी जाती है, उसमें पानी रख दिया जाता है और वहाँ पर जो पानी है वो सूख जाता है और जो नमक उसमें रहता है पानी में घुला हुआ, उसकी ढेर वहीं पे रह जाती है। तो जो आप दुकान पे अगर कभी रोड़े वाली नमक देखते होगे तो वो ऐसे ही होता है, वो डायरेक्ट वहाँ से आता है और वो बिना रिफाइंड किए हुए उस नमक को यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है कि हम क्या समझे, इस चैप्टर से हमने क्या समझा? तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। धूप में सुखाएंगे और उसके रुमाल के अंदर जो पानी रहेगा वो भाप बन के उड़ जाएगा, वो सूख जाएगा। या फिर घर में अगर कोई चीज़ है सुखाने के लिए तो उससे भी आप सुखा सकते हैं। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो, पानी में क्या क्या घुल जाता है। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके लिखो। तो ये सारे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि ये समझ में आएगा कि बच्चों ने इस चैप्टर से क्या सीखा। अब क्या है, शिक्षकों के लिए यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वाष्पीकरण जैसी चीज़ों को हमें इतना डीप नहीं पढ़ाना है। मतलब ये बड़े लेवल की चीज़ें हैं कि बच्चे जब साइंस अब पढ़ने जा रहा है क्लास 5 के बाद 6 में, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे उनके जो प्रश्न रहेंगे उसके आंसर्स उनको वहाँ पे मिलेंगे जब वो साइंस पढ़ेंगे। यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे, पर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही यह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए। तो भारत की आज़ादी के बारे में बच्चों को हम ये दांडी यात्रा का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली और ये सारी चीज़ें। तो बस यही था इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शिक्षक संकेत जितने भी हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, और ये वाली जो दांडी यात्रा है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक संकेत था वो भी इम्पोर्टेंट है। मृत सागर है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बस यही था इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। अगर टीचर हैं तो आप वो बच्चों को इसे समझ के पढ़ा सकते हैं, और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ रहे हैं तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया बस आप उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और जितना भी शिक्षक संकेत है उसको आप दिमाग में ज़रूर बैठा लेंगे, क्योंकि पेडागोजी के सेक्शन में ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं कि बच्चों को इससे कैसे प्रश्न करने हैं, या फिर ये जो भी कुछ दिया है शिक्षक संकेत में वो पेडागोजी का ही कॉन्सेप्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।